मुसलमानों की जो हीरोज़ हैं वो ना बाबर हैं ना औरंगज़ेब हैं। अगर मुग़ल लुटेरे थे, जो मैं कहता हूँ, तो लूट करके ले कहाँ गए? कब्र से जो है भूत निकाल लेते हैं। बिहार के चुनाव से पहले पहले वो भूत भी निकल आए। मैं आपसे अभी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तो औरंगजेब के बाद अगला नंबर फिर जीना का है या बाबर का, किसी मुगल बादशाह का नंबर है, फिर तो उसको कब्र से निकाला जाएगा, जिंदा करा जाएगा, कोई नेता बोलेगा, फिर उस पर डिबेट होगी। नहीं, आप बहादुर शाह जफर को कैसे तुलना कर रहे हैं औरंगजेब के साथ? इस वक्त टीवी से लेकर के सोशल मीडिया तक, अखबारों से लेकर के तमाम वेबसाइट्स तक एक ही मुद्दा छाया हुआ है, औरंगजेब। और इसको लेकर के तमाम तरह की जो कंट्रोवर्सीज है उसको लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है, और सभी नेता, हर पार्टी के नेता इस मुद्दे को भुनाना चाहते हैं ताकि आने वाले चुनाव में वो इसका फायदा उठा सके अपने वोट के लिए। तो आज मेरे साथ एक यूथ एक्टिविस्ट हैं, वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं और मुस्लिम वर्ग की आवाज़ के तौर पर जाने जाते हैं। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे, इस पूरी कंट्रोवर्सी को जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, और औरंगजेब को लेकर के तमाम जो आरोप लगाए जाते हैं अलग अलग नेता, धर्मगुरु और तमाम तरह के जो किस्से हैं उनको गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और मेरे साथ हैं सैयद जवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एक शासक, एक बादशाह जो 300 साल पहले था, आज वो हमारे डिस्कशन के लिए कितना रेलेवेंट है? देखिए, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, हिस्ट्री के जिन पन्नों को पलटा जा रहा है वो गैर ज़रूरती भी हैं और सामाजिक तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी। अब एक मौजू उठाया गया औरंगज़ेब, और वो कितनी बार उठाया जाएगा पॉलिटिकल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को, ये तो हैरत की बात है। और जिसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, मुझे लगता है इस पर होनी भी नहीं चाहिए। और जिससे जोड़ करके देखा भी जा रहा है, ख़ास तौर से आप देख रहे हैं कि मुसलमानों से इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। तो आपको बता दूं, ख़ास तौर पे मुसलमानों की जो हीरोज़ हैं वो ना बाबर हैं ना औरंगज़ेब हैं। इस भारत के मुसलमानों के लीडर अशफाक़ुल्लाह खां, और आप देखेंगे मौलाना आज़ाद, जौहर ब्रादरांस, उसके बाद वीर अब्दुल हमीद से लेकर के तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, उसके बाद ठाकुर रोशन सिंह हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, लोहिया जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, ये तमाम सारे लीडर रहे हुए हैं। अब इसको ज़बरदस्ती एक आप तौक के तौर पे, स्टिकर के तौर पे चिपकाने की कोशिश करेंगे, वो मुझे नहीं लगता बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये मुद्दा भी तो नेताओं ने उठाया है कि औरंगजेब को लेकर के, कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं, जितना उनको बुरा दिखाने की कोशिश की गई है वो उतने बुरे नहीं हैं। नहीं, लेकिन हम इतिहास में भी जानते हैं, है ना, हर मुद्दे के दो पहलू होते हैं जी। तो अगर हम कहेंगे कि नहीं ये बुरा वाला पहलू हम ध्यान में रखेंगे तो अच्छे वाले को हम इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं, सामने वाला इंसान बिल्कुल अच्छा है, तो हम बुरा, जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है, गलत हुआ है, उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमें एक्सेप्ट तो दोनों चीज़ करनी चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। देखिए, बहुत से शासकों के जो शासन करने का तरीका था, उससे बहुत से लोगों की नाइतफाकी भी एक वक्त में रही, और उससे बहुत से ज़्यादा लोग इत्तेफाक भी रखते थे। अब जैसे अकबर की बात कर लूँ मैं, जब अकबर ने दीन इलाही चलाया तो उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उससे उन्होंने अलहदगी अपनी जाहिर करी। लेकिन उनका भी शासनकाल 40-45 साल का लगातार लंबा वक्त का चला, और उसके बाद जो है औरंगजेब का चला 52-53 साल, लगभग अगर मान लूँ तो 100 साल का तो इन्हीं दोनों का इतिहास ही निकलता है। तो इतिहास के अंदर बहुत से लोग गलती भी करते हैं और बहुत से काम अच्छे भी करते हैं। अब अगर मैं गलतियों की बात करूँ तो उन्होंने बहुत से आदेश ऐसे दिए जो आज के दौर में वो सही नहीं होते हैं, क्योंकि हमें फिर उस दौर में जा करके आकलन करना पड़ेगा। और अगर यही नज़ीर लेना है, हमको नफरत वाली नज़ीर लेना है, तो आप मुझको ये बताइए, क्या सिर्फ औरंगजेब ने ही अत्याचार करे राजा के तौर पे? अब बताइए मुझे, या किसी और राजा ने नहीं करे? नहीं, और राजाओं ने करे, लेकिन जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ा आपने? तो पुष्यमित्र शुंग आप कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात, और ये हम कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री। अच्छा, हमारे पास रिलेटिवली औरंगजेब के ज्यादा सबूत हैं, पुष्यमित्र शुंग के बजाय। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? यहाँ पर बताइए। नहीं, मैं तो आपको बता दूं, राजा शशांक के बारे में आप फिर डिस्कशन नहीं करते। आपने अपनी पूरी डिबेट इस वक्त जो है वो केंद्रित कर ली है मुगल्स के ऊपर। अगर मुगल लुटेरे थे, जो मैं कहता हूँ, तो लूट करके ले कहाँ गए?
आज भी उनकी कब्रिस्तान उन दफन तो यही है। असली लुटेरे अगर देश के अंदर आए तो हम उनको मानते हैं, अंग्रेजों को, जो हमारे देश में 200 साल तक उन्होंने शासन करा। उसके बाद से क्या क्या लूट करके ले गए। मुगल लूट करके ले कहां गए, कहां उनकी कब्रें हैं? मुगल लूट करके नहीं ले गए, लुटेरे उनको लोग कहते हैं। मुगल लूट करके नहीं ले गए, उन्होंने जो भी टैक्स लगाया, जो भी उनकी प्रक्रिया थी, उसको उन्होंने अपने खजानों में भरा। जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ, चाहे नादिर शाह का हुआ, चाहे अहमद शाह अब्दाली का हुआ, तो हमें यह भी याद है कि वो किसने ऊंटों पर सोना लाद कर लेके ले गया था, वो तख्ते ताउश ले गया, वो कोहिनूर ले गया। उसने 3 साल तक अपने यहाँ टैक्स नहीं लिया, उसने इतना खजाना लूटा। तो इसका मतलब खजाना तो था उनके पास। नहीं, बहुत से राजाओं ने एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रखा है। साउथ के अंदर चले जाइए, एक दूसरे के राजा लोग जाया करते थे, लड़ा करते थे। और ऐसा नहीं है कि वो धार्मिक कोई लड़ाई हुआ करती थी, वो तो सत्ता की लड़ाई हुआ करती थी। और आज भी सत्ता की लड़ाई, सत्ता की लड़ाई का इतिहास तो बहुत पुराना है। फिर कहां तक जाएंगे आप? कौन से काल तक जाएंगे? 5000 साल पुराने नहीं चले जाएंगे सत्ता के काल के अंदर? हाँ। फिर वो क्या था? और सत्ता के काल, औरंगजेब का जो शासन था, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में, लेकिन औरंगजेब का शासन जो था वो केवल सत्ता के लिए नहीं था ना। अच्छा, उनका एक मकसद ये था कि इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अच्छा। अब चाहे वो किसी प्यार के तरीके से बढ़ाएं, जैसे कि केरल में इस्लाम आया, वो प्यार मोहब्बत से आया। जैसे इंडोनेशिया में इस्लाम आया, वो प्यार मोहब्बत से आया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उसका वायलेंट फेस रहा। नहीं, वो एक बार आपको बता दूं, औरंगजेब के मुतालिक से जो हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, औरंगजेब धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तो आए ही नहीं थे। ये किसने आपको बता दिया? क्या उन्होंने कौन सा ऐसा धर्म का प्रचार प्रसार कर रखा था, या धर्म के आधार पर उन्हें? अगर यही आधार होता तो औरंगजेब के शासन काल में लगभग मुझे यहां तक याद है 30 से 32% जो क्षत्रिय राजा थे वो तो हिंदू समाज के लोग थे। बहुत से उसमें राजपूत समाज के लोग थे। तो राजपूतों के साथ तो मुगलों ने शुरुआत में संधि कर ली थी, वो तो साथ में थे ही। नहीं, तो फिर उनके ऊपर भी डिस्कशन होना चाहिए। उन्होंने संधि किस आधार पे करी थी? सत्ता के आधार पे करी थी या धर्म के आधार पे करी थी? अच्छा चलिए, आप लोग मानेंगे नहीं या और लोग मानते नहीं है। अगर संधि धर्म के आधार पर, सत्ता के आधार पर होती तो औरंगजेब के शासन या उसकी मृत्यु के बाद अहिल्याबाई होलकर जी का भी दौर रहा। उनकी हिस्ट्री उठा करके देखिए, उस हिस्ट्री में उन्होंने औरंगजेब के बारे में क्या लिखा हुआ। कोई ऐसी टीका टिप्पणी, कोई ऐसी टिप्पणी अगर उनकी पूरी हिस्ट्री में दिखाए, तब के महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हिंदू मंदिरों के उत्थान के लिए उन्होंने बेइंतहा पैसा दिया है। तमाम जगह पर उनकी नजर, कोई हिस्ट्री में उनकी बता दे आकर के, बताइए चलिए कितनी हिस्ट्री में। अच्छा, और उसके बाद सुन लीजिए, जब जंग आजादी की लड़ाई का वक्त आया, उस वक्त यहाँ पे दिल्ली के तख्त पे कौन था? बहादुर शाह जफर बैठे हुए थे। बहादुर शाह जफर की लीडरशिप के अंदर जंग आजादी की लड़ाई नहीं हुई। क्या वो मुगल राजा नहीं थे जिन्होंने अपने बच्चों के जो है सर उनको अंग्रेजों ने काट करके थाल में दिया? उसको आप क्या मानेंगे? फिर उसके बाद तमाम तो आप बहादुर शाह जफर को कैसे तुलना कर रहे हैं औरंगजेब के साथ? मैं मुगलों की, जिसके ऊपर कहते हैं मुगल लुटेरे हैं, जिस आइडियोलॉजी को लोग बनाए जा रहे हैं, उसका एक हिस्ट्री का पार्ट ये भी है जिसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दूसरी, आप मुगल लुटेरे हैं इस बात से तो भाई ये एकदम जो स्टेटमेंट दिया जाता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि जहां हम औरंगजेब की बात करें, वहीं एक अकबर भी हैं, वहीं शाहजहां भी हैं, वहीं जहांगीर भी हैं, जिनके शासनकाल में इस तरह का दौर नहीं रहा जैसा भारत ने या भारत के एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने या राज्यों ने देखा है औरंगजेब के शासनकाल में। और औरंगजेब के शासनकाल में वो शासन देखा किसने जो आज लोग बता रहे हैं? चलिए मुझे एक का नाम बताइए, कौन इतनी लंबी जिंदगी लेकर के आया जिन्होंने देखा? मैं तो उन राजाओं की बात कर रहा हूं। 33%, अगर मैं गलत भी हो सकता, 30 से 32% जो क्षत्रिय राजा थे वो तो औरंगजेब के शासन के अंदर थे ना मौजूद। उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, औरंगजेब के जाने के बाद की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। किसी ने कहीं पर कुछ लिखा है तो बताइए ना उसको। तो औरंगजेब के जो फरमान आते हैं अलग अलग कि फला मंदिर को तोड़ दिया जाए या जजिया लगा दिया जाए, टैक्स वसूल लिया जाए, जो अकबर ने बंद किया था उसको औरंगजेब ने शुरू किया, तो क्या इसको भी हम इग्नोर कर देंगे? नहीं, जजिया टैक्स अगर लगाया गया तो उसका आधार हमको देखना चाहिए ना। जजिया टैक्स कितने % था बताइए? 1.5%। और मुसलमानों से कितना % लिया जाता था? तो मुसलमानों से 2.5%। मैं बता रहा हूं, वो जो जिस संदर्भ में बात हो रही है वो संदर्भ उसका यही है। मुसलमान अपनी इनकम का 2.5% देते हैं ज़कात के तौर पे। और उस वक्त के जो व्यापारी थे, लोग थे, उनसे 1.5% लिया जा रहा था। 1.5%। और हमारी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उस वक्त कितने % थी? 30% के करीब, 30 से 32%। आज बताइए कितना टैक्स लिया जा रहा है आम नागरिकों से?
शासन चलाने के लिए। मुझे नहीं, मुझे तो टैक्स स्लैब तो हमें निर्मला सीतारमण ने दे दिया था कि 12 लाख से ज्यादा वालों के लिए। देखिए देखिए क्या है, हमेशा हर दौर में जो सत्ता में बैठता है, अब तो लोकतंत्र है, हम लोग चुनते हैं, राजतंत्र की बात जो लोग करेंगे तो उसको राजतंत्र के चश्मे से देखना चाहिए। उस वक्त तो नहीं था, लेकिन पूरी इतनी लंबी हिस्ट्री के अंदर कोई तो ऐसा राजा लेकर के आई है जिसने ये बात कही हो, उठाई हो। अच्छा, अब वो जबरदस्ती का एक कब्र से जो है भूत निकाल लेते हैं। बिहार के चुनाव से पहले पहले वो भूत भी निकला है। मैं आपसे अभी चैलेंज के साथ कह रहा हूं, तो औरंगजेब के बाद अगला नंबर फिर जिना का है या बाबर का, किसी मुगल बादशाह का नंबर है, फिर से उसको कब्र से निकाला जाएगा, जिंदा करा जाएगा, कोई नेता बोलेगा, फिर उस पर डिबेट होगी। मुद्दों पे डिबेट ना हो, मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुद्दों पे डिबेट ना हो, उस पर बात जो है मीडिया के अंदर ना हो, नैरेटिव और परसेप्शन वो बना रहे। आज बात हमें करना चाहिए किस हिसाब से, जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब थे, उन्होंने तो टैरिफ आयद कर दिए, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करी है, और हिंदुस्तान के लिए क्या उनका स्टैंड है जरा बता दीजिए जाकर के। उस पर बात ना हो जाए, कैसे हमारे लोगों को जो है हाथ में हिंदुस्तानियों को बेड़ियां और पैरों में बेड़ियां बने, तो उस पर बात ना हो जाए। इसीलिए औरंगजेब का भूत, औरंगजेब का जिन 350 साल के बाद, और यानी 2014 के बाद से कितनी बार औरंगजेब जिंदा हुए हैं, कितनी बार जो है उनके ऊपर मिट्टी डाली गई। सुनिए तो, और फिर इस इशू इस बार 2014 जो आप कह रहे हैं वो एक सर्टेन पार्टी के लिए आपका इंडिकेशन है, लेकिन भाजपा के लिए मैं खुला कह रहा हूं, भाजपा के लिए, सरकार के लिए, डरिए नहीं, खुल करके भाजपा के लिए है। लेकिन जो ये मुद्दा उठाया या तारीफ करी है वो अबू आजमी, वो तो समाजवादी पार्टी के हैं, वो तो विपक्ष से हैं। इसका मतलब इस बार तो अबू आसिम आजमी साहब ने ऐसी कौन सी बात बोली है वो तो बताया जाए। इसको तो जबरदस्ती तूल दिया जा रहा है। उन्होंने क्या बात बोली? उन्होंने कहा वो बात बोली जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बात बोली। उस वक्त भारत की जीडीपी पूरी दुनिया की जीडीपी की 28 से 30-32% तक पहुंची। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करी। सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल जस्टिस सिस्टम उस वक्त कैसा था, उसके ऊपर उन्होंने बात करी है। आज हमें पूरे इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये देखना चाहिए क्या है, क्या आज उस जमाने में, जिस जमाने में दलितों पर अत्याचार हुआ करते थे, आज वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आपको पता उस वक्त दलितों के साथ क्या हुआ करता था? उस वक्त तो मुगल काल और कोई भी नहीं था, क्या दलितों के साथ किया जाता था? महिलाओं को अपने सीने पे चादर और दुपट्टा रखने की भी इजाजत नहीं हुआ करती थी, और टैक्स लिया जाता था त्रावणकोर राज्य में। लेकिन वो केवल एक राज्य की बात थी, बाकी पूरे देश में राजा कौन था? बाकी आप पूरे राजा कौन था वो? लेकिन हम उसको देखेंगे तो फिर उसकी पूरी हिस्ट्री आपको उठाकर यही तो आपसे मैंने पहले अल्फाज में कहा कि जब तारीख को पढ़ते हैं तो तारीख को पढ़ने के लिए आपको एक लंबा वक्त और तारीख को तारीख के तौर पे पढ़ा जाता है, हिस्ट्री को हिस्ट्री। 55 साल के कार्यकाल के अंदर किसी का रहा हुआ 50 साल का आप चाहते 1 घंटे के अंदर हो जाए। आप उसके 20 साल देखिए स्टार्टिंग में कैसे रहे। 20-30 साल तक तो उसने कोई टैक्स ही नहीं लिया हिंदू भाइयों से। लिया 30 साल बाद ऐसा क्या हो गया? लोग आते हैं, बहुत सी जगह पे पॉलिसी चेंज करते हैं, लोग उस जमाने में करी होंगी बहुत से लोगों ने आकर के। फिर धीरे धीरे जो उसका स्टार्टिंग का मैंने पीरियड देखा वो तो कट्टरवाद की तरफ था ही नहीं। उसने बहुत सी हिंदू मंदिरों को भी दान पुण्य करे। बाद का जो मैं उसका आखिर का पीरियड देखता हूँ 15 से 18-20 साल का, थोड़ी थोड़ी मानसिकता उनकी हो सकता कट्टरवाद की तरफ बढ़ गई हो, इसमें कहने में भी गुरेज नहीं। और सिर्फ क्या, उन्होंने एक ऐसे राजा रहे जिन्होंने तमाम चीजों को तोड़ने का आदेश दिया। बहुत सी दरगाहों के बारे में उनके विचार थे, बहुत से सूफी संत उनसे आइडियोलॉजी से मैच नहीं खाते थे, औरंगजेब की आइडियोलॉजी से, बहुत से उनसे रहते थे। आप देख लीजिए जाकर के निजामुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में आप तारीख पढ़िए, उनके बारे में बड़े बड़े राजा उनके दर पे द्वार पे जाते थे, मिलना पसंद नहीं करते थे। किसी राजा को, किसी शासक को उस वक्त आने की इजाजत नहीं दी। तो हमारे हीरो वो होंगे या फिर और कोई हो जाएगा? हम तो अपना हीरो मानते हैं। बार-बार औरंगजेब को क्यों पकड़ लिया जाता है? औरंगजेब को भारतीय जनता पार्टी इसलिए पकड़ लेती है और मौजूदा सरकार के लोग इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको उससे पॉलिटिकल फायदा होता है। अगर पॉलिटिकल फायदा ना हो तो आप बता दें उनका जिक्र जो है वो करें। मुझे लगता है कोई और करता भी नहीं। जितना आज की मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग जितना औरंगजेब को याद करते हैं, मुगलों को याद करते हैं, जिना को याद करते हैं, इतना तो कोई और याद भी नहीं करता होगा। अब उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही हुई वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक साहब थे जो जिना की मजार पर जाके कसीदे पढ़ करके आए थे और भारत रत्न भी शायद उनको मिला है। शायद क्या मतलब मिला है, नाम क्या था उनका साहब? आप ही बताइए। अरे मुझे क्या पता। नहीं, आपने जिक्र किया तो आप बताइए। मैंने जिक्र इसलिए करा क्योंकि ये चीजें हमने देखी हैं। नहीं तो बता दीजिए ना। आप सब जानते हैं, देश की जनता जानती है, आपके सामने है, मैं तो खुद कह रहा हूँ क्यों दिया गया। कहीं यही तो वजह नहीं थी कि आप चले गए कसीदे पढ़ करके आ गए वहां पर जा करके बड़ी तारीफें करके? आप बताइए कौन से ऐसा लीडर था जो वहां गया हो और वहां जाके कसीदे पढ़ के आए हो? बताइए विपक्षी दल के कितने नेता पढ़ करके आए, उनकी जाकर कसीदे पढ़ के आए?
अच्छा। किसी ये तो बात तो डिस्कशन में चलेगी ना। अब फिर बताइए कि मुस्लिम लीग के साथ किसके संबंध थे, कौन कौन लोगों ने मिलकर के जो है अपनी आइडियोलॉजी भी साझा करी, सरकार भी बनाई, चलाई, बात कर लीजिए उसके ऊपर भी। आप उस पर बात नहीं करेंगे। फिर पूछिए कि जंग आज़ादी की लड़ाई के अंदर जो था कितने लोगों का योगदान था। फिर पूछिए वो जो आइडियोलॉजी एक आज की डेट में पढ़ाई जा रही है, सो कॉल्ड राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके आते हैं, जो अपनी आइडियोलॉजी जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे थे उस तो राष्ट्रवाद तो गलत नहीं है ना? मैंने कब का गलत है? नहीं, आप कह रहे थे कि राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ कर राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके आते हैं। राष्ट्रवाद है क्या? चलिए उसको डिफाइन कर दीजिए, उसकी परिभाषा दीजिए राष्ट्रवाद। बताइए। मुझे नहीं नहीं, तो, आपने आप राष्ट्रवाद का जब जिक्र छेड़ा है तो राष्ट्रवाद की परिभाषा तो एक गढ़िए। देश के लिए? देश के लिए क्या? देश राष्ट्रवाद की परिभाषा ये होना चाहिए था कि जब देश का संविधान हमको मिल रहा था तो देश के संविधान का विरोध करा गया। उन निर्माताओं का विरोध किसने करा? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में क्या क्या टिप्पणी करी गई, तिरंगा के बारे में क्या क्या कहा गया। आप बताइए, जिन लोगों के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लोग रहे, उनके बारे में क्या क्या टिप्पणी करी गई। गांधी जी की हत्या करने वाले कौन लोग थे और उनकी हत्या करने के बाद कहां कहां जश्न मनाया गया। हमें आजाद भारत के बाद की बात करिए ना, फिर आकर के कौन कौन लीडर। अब तो देश आजाद है ना, ऐसा तो नहीं कि हम किसी एक मुल्क में रहते हैं या एक विचारधारा के लोग रहते हैं, तो बहुत सी विचारधारा के लोग हैं। तो वही विचारधारा के लोग जिनकी खुद की तारीख, जिनका खुद का इतिहास कुछ नहीं है, वो आज इतिहास बनाने बैठे हैं या पढ़ाने बैठे हैं। तो अच्छा, आपका मतलब ये कहना है कि ये इतिहास नया गढ़ने की कोशिश है, गढ़ने या की, इसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश है, मिटाने की, उसको खत्म करने की कोशिश है। और इनको ये नहीं समझ में आता कि भाई साहब, इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता, तारीख को कोई नहीं खत्म कर सकता। तारीख हमारी, अब मैं बता दूं, तारीख को ऐसे देखना चाहिए कि आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और जो बैक मिरर होता है वो आपको पीछे दिखाता है, तो आप बैक मिरर में देख करके गाड़ी चलाना चाह रहे हैं या सामने चलाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए चलाया जाता है, दिखाया जाता है, इतिहास इसलिए पढ़ाया जो हमने पूर्व में गलतियां करी हैं वो गलतियां ना हो भविष्य में, उनको देख करके आगे जो है पॉलिसीज बनाई जाती हैं, चीजें बनाई जाती हैं। अब आप सोच रहे हैं कि हम 400 साल पहले भारत के अंदर ले जाएंगे, औरंगजेब के दौर में ये चीजें हुई हैं, बाबर के दौर में ये चीजें हम ठीक करेंगे जा करके उस दौर को जो गलतियां हुई। बहुत सी जगह में बहुत से लोगों ने गलतियां करी, हम उस चीज़ के पक्षधर नहीं हैं। लेकिन फिर आप पैमाना क्या लेकर के आएंगे? पैमाना तो फिर ये भी लेकर के आई है कि जंग आज़ादी की लड़ाई के अंदर किसका कितना बड़ा योगदान था। बात कर लीजिए उस पर भी। ये नैरेटिव जबरदस्ती का सेट करना, लोगों के पीछे जा करके चिपका देना कि नहीं तुम जो है बाबर के और मुगलों के वंशज हो। तो ये भारत के मुसलमानों का मैं क्लियरली कहता हूँ कि यहाँ के मुसलमानों का औरंगजेब से या फिर जो है बाबर से क्या लेना देना। हमारे हीरो नहीं है वो, जबरदस्ती आप लोग बनाए पड़े, आप बनाते रहिए। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों के हीरो जो है वो नाथूराम गोडसे हो सकते हैं, इसमें क्या आपत्ति है? तो जैसे बहुत से लोगों के हीरो नाथूराम गोडसे हो सकते हैं, तो वैसे औरंगजेब भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं, मैंने ये कहा हो सकते हैं। अब जिनके हीरोज रहे हुए हैं वो मानते हैं, बहुत से लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं बहुत से लोग। उसके लिए आप क्या करेंगे आकर के? किसी का आप फिर फ्रीडम एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो बात करते हैं, फिर आप करना बंद कर दीजिए। आप कहिए कि नहीं हमारी विचारधारा चलेगी, हमारी आस्था सुप्रीमेसी है, हम आस्था के अकॉर्डिंग देश चलाएंगे। तो फिर संविधान क्यों चलाया जा रहा है? संविधान से क्यों चलाया जा रहा है? तो मतलब कुल बात का जमा ये है कि ये जो 300 साल पहले एक व्यक्ति था, उस पर जो आज हम बहस कर रहे हैं या अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वो शायद उतना फ्रूटफुल नहीं है जितना हम मौजूदा मुद्दों पर बात करें, देश की तरक्की के लिए बात करें। इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर, मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के लिए जो सोशो इकोनॉमी पॉलिटिकल जो है एक सिस्टम बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। आप देख लीजिए, इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए, एक इकोनॉमिकल वॉर छिड़ी हुई है। वो वॉर की जो आंच है ना, वो हमारे घरों तक आ गई है। उसके ऊपर डिस्कशन ना हो सके, बड़े पैमाने के ऊपर भारत के अंदर बेरोजगारी है, उसका डिस्कशन ना हो सके, खड़ी हुई सामने, इसीलिए जानबूझ करके पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप बताइए, क्या इस वक्त देश के अंदर बातें सिर्फ यही रह गई, औरंगजेब, बाबर? बातें तो ये होना चाहिए कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर जो सिनेरियो बन रहा है उसको हम भारत के लोग कैसे टैकल करेंगे? आप बताइए, चीन हमारी सीमाओं के अंदर आ जाता है, आप बताइए बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वहां पर भी माइनॉरिटीज के साथ दिक्कत होने लगी, संबंध हमारे खराब। नेपाल के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं, पाकिस्तान तो हमारा खुला ही था। उसके बाद आप नीचे आ जाइए,
मालदीव। मालदीव्स के साथ हमारे संबंध कैसे रह गए? आप बता ली श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कैसे रह गए? कैसे संबंध? इस वक्त नई संबंध अच्छे हैं हमारे, और हमें संबंध सुधारने की जरूरत है। हमें एक अपना इकोनॉमिक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। उस इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर जब तक काम नहीं होगा, ठीक है, वाद विवाद ये तो हिस्ट्री के 2-4 पन्ने ऊपर नीचे हो जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले यूथ को सिर्फ एक चीज सामने दिखाई देती है कि उसका भविष्य क्या है, आप उसको क्या बनाना चाहते हैं। अब भारत के अंदर एक अलग ही वो चल गई है, थॉट्स की, प्रोसेस की एक अलग ही वॉर छिड़ी हुई है कि नहीं औरंगजेब था। भैया कोई लेना देना नहीं, अपने अपने घरों को देखो, अपनी अपनी फैमिली को देखो, अपने अपने भविष्य को देखो कि कहाँ हैं हम, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ हैं और नेशनल लेवल पे हम कहाँ हैं। उसको खराब करने की ज़रूरत नहीं है। पास में जो हो गया हो गया, भविष्य की बात करो। कल की बातें करेंगे कल वाले, वैसे तुम आज की बात करो। तो आज आप भी यूथ एक के तौर पे बैठे हुए हैं, आपके पास जॉब है, चीज़ें हैं, फ्यूचर कितना सिक्योर है, इसके ऊपर भी बात कर लें। बिल्कुल। तो चलिए इस डिस्कशन को हम यहीं समाप्ति की ओर ले चलते हैं, और चलते चलते यही है कि भाई गड़े मुर्दे उखाड़ने के बजाय जो मौजूदा मसले हमारे सामने खड़े हैं, अगर हम उस पर फोकस करेंगे, अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो शायद रिजल्ट कुछ बेहतर होगा और हर कोई खुश होगा। खैर, इस खबर में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए बीपी लाइव। धन्यवाद।